मुझे याद है आपने पिछली पॉडकास्ट में बोला था चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान जीत रही है। अब बताएं। अभी तो सिर्फ टूर्नामेंट की शुरुआत है, अभी आगे आगे देखें होता है क्या। धो रहे हैं, हर बंदा धो रहा है हमें। इंडिया पाकिस्तान के मैच में कौन जीत रहा है सबसे पहले तो ये आपको उनके 11 प्लेयर आउट करने पड़ेंगे तो आप जाके ये मैच जीतेंगे। ये बात जहन में 11 रन प्लेयर रेट से नहीं जीत कुछ भी नहीं कर सकते। आपको पूरे 11 लड़कों को उनके आउट भी करना है और उनकी जितनी बॉलिंग खेलेगी उसके अगेंस्ट एक बड़ा टारगेट लगाना है। रोहित शर्मा का भी था आने का, पाकिस्तान की जो सेरेमनी थी वो अटेंड करनी थी। एंड टाइम तक हम न्यूज़ चैनल्स पे सुन रहे थे आ रहे हैं, मुमकिन है आ रहे हैं, और वो नहीं आए। उन्होंने नहीं आना, ना उन्होंने भेजने हैं। एक क्लियर कट उन्होंने स्टांस दे दिया है भाई, वो आपको क्लियर कट मैसेज दे रहे हैं, उन्होंने नहीं आना। कराची स्टेडियम भर क्यों नहीं पाया? मुझे अच्छी तरह याद है हमारी नेशनल T20 की जो टीमें होती थी, आपने तो याद है डॉल्फिन, ज़ेब्रा और ये जो कराची डॉल्फिन, उसके फाइनल्स भी अगर आप पुराने उठा के देखें तो स्टेडियम खचाखच भरा रहा है। हमने खेला है डोमेस्टिक अभी स्टेडियम खचाखच खाली है। क्या ये स्टेडियम भी लोगों को समझ नहीं आता? लाहौर स्टेडियम तो बहुत अच्छा बना दिया, कराची स्टेडियम तो अभी भी वैसा है। स्टेडियम का जो स्ट्रक्चर है ये 96 का बना हुआ है, 96 के वर्ल्ड कप से। पाकिस्तानी टीम की इस टाइम चैंपियंस ट्रॉफी की जो जर्सी है जी जी, उस पर भी बहुत बातें हो रही है और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कोई हल्की क्वालिटी की जर्सी है। पैरेट ग्रीन, ये जो पैरेट ग्रीन कलर है ना 99 में था, 99 में भी था, उसके बाद भी एक आध दो टूर्नामेंट में ये कलर रहा है। मुझे अच्छी तरह याद है हमारा 2006 वाला जो चैंपियंस ट्रॉफी था उसमें भी यही कलर था। मुझे याद है उन दिनों में ये स्टार्ट हुआ था। इस कलर में, ये भी बात है। अब आखिरी मैच आपका, आखिरी मैच, आपको पता था कि ये आखिरी मैच है? अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं नादिर अली। क्या टीम अच्छा खेलेगी या आएगा वबाल, सब बताएंगे। पॉडकास्ट में आ गए फैसल इकबाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे याद है आपने पिछली पॉडकास्ट में बोला था चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान जीत रही है। अब बताएं। बिल्कुल पाकिस्तान जीत रही है क्योंकि हमारी होम कंडीशन है, हमारी होम टीम है और अभी तो सिर्फ टूर्नामेंट की शुरुआत है। अभी आगे आगे देखें होता है क्या। धो रहे हैं, हर बंदा धो रहा है हमें। न्यूजीलैंड ने भी धो दिया, पिछले मैच में भी हरा दिया, पहले मैच में भी हरा दिया। क्या सिलसिला है समझ नहीं आ रहा। ये कौन सा कुछ दिल वगैरह, ये कहाँ चलेंगे? ये चांद वांद पे चलेंगे? कहाँ चलेंगे भाई? भाई आज तो समझ लें खुश दिल जिसके ऊपर इतना क्रिटिसाइज हो रहा था, तो आज पहले मैच में तो उन्होंने भी 60 समथिंग रन्स की हैं। बट सो व्हाट, नादिर, बात यही है कि देखें, मैं आपकी बात को बिल्कुल सेकंड करता हूँ। उसकी वजह ये है कि जब आप इतनी सारी क्रिकेट खेल लेते हैं ना, तो फिर तो आपको ऐसे मैचेस अपने मुल्क के अंदर अपनी कंडीशंस में जिताने पड़ते हैं। और जैसी नेशनल स्टेडियम की बैटिंग विकेट है जैसे हमारे यहाँ की कंडीशंस है, उसको सामने रखते हुए तो हम अगर देखें तो हम बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग तीनों के अंदर ही स्ट्रगल कर रहे हैं। आज के पहले मैच में जिस तरह नसीम शाह ने बॉलिंग स्टार्ट की और फिर हमारी फिनिशिंग जिस तरह हुई है कि उन्होंने बहुत अच्छा बीच में रिकवर किया और फिर दो प्लेयरों ने उनकी सेंचुरियाँ बनाई और 350 रन का टारगेट लगाया। तो इन सब चीज़ों को देख के जो असेसमेंट आदमी करता है ना, वो यही है कि यार हम बहुत सारी ऐसी जगहों पे लैग करते हैं, बैटिंग करते हुए भी, बॉलिंग करते हुए भी और फील्डिंग करते हुए, कि जब हमारे पास अच्छी सिचुएशन आती है हम वो हाथ में लेके या तो रिलैक्स हो जाते हैं, हमारे हाथ से जो है ना मैच और सिचुएशन दोनों निकल जाती है। भाईजान बिग मैच आ रहा है, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, दुबई में। और जो मुझे इतलात हैं कि टिकटें ब्लैक में मिल रही हैं और 10x 20x मल्टीप्लाई कर लें, पैसे इतनी महंगी हो गई हैं, बहुत महंगी मिल रही हैं भाई, बहुत महंगी की आवाज़ है। तो आपको क्या लग रहा है इस टाइम इंडिया पाकिस्तान के मैच में कौन जीत रहा है सबसे पहले तो ये बात? देखें भाई, मैं तो आपको हमेशा बोलता हूँ पाकिस्तान, और इस मैच वो भी पाकिस्तान ही जीतेगा इंशाअल्लाह। ऑन पेपर, ऑन ग्राउंड, ऑन पेपर तो दोनों टीमें बराबर ही है ना। देखें, हमारी अक्सर बोला जाता है इंडियन बैटिंग वर्सेस पाकिस्तान बॉलिंग। मैं हमेशा बोलता हूँ भाई, अब ये इंडियन बॉलिंग वर्सेस पाकिस्तान बैटिंग हो गया है, अदर वे राउंड हो गई हैं चीज़ें। हमारे लोगों को क्रिकेट देखने में समझना चाहिए कि ये गेम का जो तराजू है ये अब अदर वे राउंड चला गया। अब हमें इसको हैंडल कैसे करना है ग्राउंड में, ये हमारे लड़कों के ऊपर है। क्योंकि हम जब चेस करने आते हैं तो हम वहाँ भी अच्छा भी खेलते हैं, स्ट्रगल भी करते हैं। हम जब पहले बोर्ड रन लगाते हैं हम वहाँ भी स्ट्रगल करते हैं। अब जो जिस तरह की ये न्यूज़ चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आप देख रहे हैं, आज 20-25 साल से तो मैं भी यही देख रहा हूँ, जब मेजर इवेंट आता है,
जो 3-4 साल उसकी तैयारियां होती हैं, 2 साल उसकी तैयारी होती है, एंड तक आपको यही नहीं पता होता किसने ओपन करना है, किसने बीच में खेलना है, किसने नहीं बॉल करनी है, किसने स्पिन करना है। इन सब के जिम्मेदार जो है ना, वो सब पब्लिक को पता होती है। नहीं तो अब आप ये तो बताएं ना कि अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करे, बॉलिंग करे, क्या करे? दुबई की पिचेस पे आप भी खेल चुके हैं, क्या है मुझे बताएं, क्योंकि आप 2 चैंपियंस ट्रॉफी खेल चुके हैं जी। एक 2000 में कीनिया में और एक 2004 में इंडिया 2006 में 2006 में इंडिया में। जी बिल्कुल। देखें, ये एक तरह से मिनी वर्ल्ड कप होता है। इसका जो प्रेशर होता है ना चैंपियंस ट्रॉफी का, वो बिल्कुल 50 ओवर के वर्ल्ड कप की तरह होता है। हम इसको मिनी वर्ल्ड कप बोलते हैं। अब पाकिस्तान की जो सिचुएशन है ना, इसमें हम जब तज्जिया करते हैं बैठ के, तो हम करंट सिचुएशन को देखते हैं ना, एट टाइम्स हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार हमारे लड़के इतने क्यों मिस कैलकुलेशन के तरीके से खेलते हैं और मिस्टेक्स करते हैं। अब जैसे आपने सवाल किया कि भाई टॉस जीत के अगर हम पहले, मैं समझता हूँ कि टॉस जीत के बैटिंग करें और एक बड़ा स्कोर लगाएं। कितना? कम से कम 350 रन। पाकिस्तान टीम को इंडिया के ऊपर 300+ रन लगा के फिर फाइट करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि अगर आपने 325 340 रन अगर कर दिए पहले बैटिंग करके दुबई की पिच के ऊपर, तो आपको वो इतने आराम से वो रन मतलब जीतने देंगे। वो बिल्कुल फाइट करेंगे। वो आपके बॉलर के ऊपर अटैक करेंगे फ्रॉम डे 1 से, डे फर्स्ट बॉल से। तो जो स्ट्रैटेजी है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को जो सूट करती है इन प्रेशर कंडीशंस में, जिस तरह हम हार जाते हैं और जो भी हमारी XYZ रीजंस रही हैं, हम जीते भी हैं, पहले बैटिंग करें, 350 रन 325 रन का बोर्ड पर धो दे, प्रेशर फ्री बैटिंग, बिल्कुल भरपूर धुलाई करें, प्रॉपर तरीके से जो है ना वो रन्स बनाए। और जब 50 ओवर के खेलने के बाद जब इनिंग्स ब्रेक आए ना, तो उस वक्त सारा फोकस 11 के 11 का जो है ना सिर्फ फील्डिंग और बॉलिंग पे लाएं। भूल जाए बैटिंग उस वक्त हमने क्या किया। अगर बैटिंग जहन में रखेंगे ना कि अरे हमने तो 350 रन बना दिए, हम तो अब ये वो, नहीं, 11 के 11 उस ब्रेक टाइम में, लंच टाइम पे बैठ के सिर्फ सोचें कि अब हमने इनको फील्डिंग और बॉलिंग से मैच जिताना है। किसकी विकेट आप समझते हैं कि कमर तोड़ देगी इंडियन क्रिकेट की? देखें, इस वक्त जो उनकी टॉप बैटिंग लाइन है ना, टॉप 3, ऑब्वियसली विराट कोहली, रोहित शर्मा, ऑन एंड ऑफ उनके लिए वाइट बॉल में हमेशा अच्छा खेलते रहे। उनके टॉप 5-6 बैट्समैन सारे अच्छे हैं। इनको आउट करना है जी बिल्कुल करना है आपको। उनके 11 प्लेयर आउट करने पड़ेंगे तो आप जाके ये मैच जीतेंगे। ये बात जहन में, 11 रन प्लेयर रेट से नहीं जीत सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। आपको पूरे 11 लड़कों को उनके आउट भी करना है और उनकी जितनी बॉलिंग खेलेगी उसके अगेंस्ट एक बड़ा टारगेट लगाना है। अब डिपेंड करता है आप चेस कर रहे हैं या आप पहले रन बोर्ड पे लगा रहे हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इस टूर्नामेंट में, उस बड़े मैच से पहले अपनी स्ट्रेटजी जो है ना मैनेजमेंट को बना लेनी चाहिए, क्योंकि ये कोचेज़ और ये सारी मैनेजमेंट बहुत टाइम से टीम के साथ है, सीनियर प्लेयर टीम के साथ हैं। इनके लिए कोई मसला नहीं होना चाहिए कि इनको स्ट्रेटजी क्या बनानी है। यार आप भी इतने बड़े मैचेस में हिस्सा रहे हैं पाकिस्तानी टीम का, क्या बटरफ्लाइज होती हैं अंदर और क्या वो मूवमेंट होता है जब रात सोते हो सुबह उठ के मैच है, वो थोड़ा सा शेयर तो करें। क्या चल रहा होता है प्लेयर्स के दिमाग में? देखिए, इसको हम बोलते हैं कि हालत टाइट हुई होती है, इधर उधर देख रहा है। नहीं, ऐसे नहीं होती। ये उस वक्त होती है जब आप अपने लाइफ में पहला मैच इंडिया पाकिस्तान का खेल रहे हो या दूसरा मैच खेल रहे हो अपने करियर में। आपकी हुई थी? जी, जब हम पहली दफ़ा खेल रहे थे, तो मैंने तो इंटरनेशनल मैच खेलने से पहले हमने एक प्रैक्टिस साइड मैच खेला था। ये जैसे टूरिंग टीम आती है ना, पहला इंटरनेशनल वनडे होने से पहले उनको एक प्रैक्टिस मैच खिलाया जाता है। तो हमने इंडियन टीम के साथ प्रैक्टिस मैच खेला था। तो उसमें हमने उस टाइम पे इनकी टीम को 2004 में सारे यंगस्टर्स थे, हमने 350 रन बनाए थे। इंडिया ने हम पे 350 रन बनाए थे 50 ओवर में, और हमने वो 350 रन जो है 46 ओवर में चेस कर लिए थे। हम सारे यंगस्टर्स खेल रहे थे। तो वो जो एक्सपीरियंस था, मैं उसमें 52 नॉट आउट कर आया था उस मैच में। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि वो जो प्रेशर था ना, जब मैं पहली दफ़ा इंटरनेशनल मैच में उनके आ गया है, तो मेरा बिल्कुल ऐसे नॉर्मल हुआ था कि कोई बड़ी बात नहीं। अब ये मैं बात अपनी कर रहा हूँ कि हर इंडिविजुअल की जो थिंकिंग बॉडी लैंग्वेज है वो अलग है। अब आपके सवाल पे आता हूँ कि ये बटरफ्लाइज, देखिए ये बटरफ्लाइज मैं समझता हूँ थोड़ी देर के लिए होते हैं, ग्राउंड तक आने तक, फील्ड के अंदर जाने तक, फर्स्ट बॉल गिरने तक। उसके बाद जितने भी लड़के जो सब पहले खेले हैं ना इंडिया पाकिस्तान के मैच, इनको नॉर्मल हो जाना चाहिए। इनके लिए कोई डिफरेंट हो जाना चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल हो जाना चाहिए। लेकिन हो रहे नहीं हो रहे ये उस दिन पता चल जाता है कि हर इंडिया पाकिस्तान के मैच के बाद। इंजमामुल हक की स्टेटमेंट देख रहा था मैं, और बड़ी अच्छी बात उन्होंने कहा कि इंडिया पाकिस्तान का मैच जब होता है ना, तो लॉबी से ही पता चल जाता है कौन सी टीम जीत रही है। मतलब उनकी बॉडी लैंग्वेज और ये चीज़ें मैटर करती हैं। बैक खींच रहे हैं, भाई चलो भाई हराने जा रहे हैं, तो ये बॉडी लैंग्वेज बता देती है कि भाई ये जीत रही है, और ग्राउंड में भी बॉडी लैंग्वेज बता देती है कि भाई ये जीत जाएगी।
देखिए बॉडी लैंग्वेज जो है ना नादिर, ये बड़ी एक ऐसी चीज़ है, इसको असेस करना बड़ा मुश्किल है। एक बंदा आ रहा है बड़ा यूं चलता हुआ, लेकिन आपको नहीं अंदर से पता हालत अंदर टाइट से जो है ना वो दिल के अंदर जो है ना वो डरा हुआ है या क्या है। है। तो ये बॉडी लैंग्वेज, मैंने बड़े चैंपियन देखे हैं ऐसे बॉडी लैंग्वेज है, बड़े चीतों की तरह हैं, पहली बॉल पे चौका खाए और बिल्कुल यूं बंद, या पहली बॉल आके अगर लग गई जिस्म पे या बाउंसर हो गई तो एकदम से बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई। बॉडी लैंग्वेज इसको नहीं कहते। बॉडी लैंग्वेज इसको कहते हैं कि आप ऐसे चल के भी आ रहे हैं और आप अपने काम से भी करके दिखा रहे हैं, तो आपको पता चलता है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। तो मैं समझता हूँ फील्ड के अंदर, ग्राउंड के अंदर सब कुछ होता है। अच्छा, ये कराची, क्योंकि एज बीइंग कराची आइट्स, आपसे भी ये सवाल है कि कराची स्टेडियम भर क्यों नहीं पा रहा? चले पहले तो आईसीसी की एक सेरेमनी थी, उस पर भी नहीं भरा। उसके बाद ये अभी चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस जो कराची में हो रहे हैं, ये भी पूरा नहीं हो रहा है। बड़ी लो कॉस्ट पे टिकट है, मतलब एज कम्पेयर टू दुबई हम तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते ना, लाखों रुपए की टिकट मिल रही है। क्यों नहीं आ रहे? क्या वजह है कि वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी लोग घरों में बैठ के देख रहे हैं, ब्रॉडकास्टिंग पे बाकायदा व्यूवरशिप चल रही है, लेकिन स्टेडियम पे नहीं जाके देख रहे? क्या ये स्टेडियम भी लोगों को समझ नहीं आता कि यार जंगला है, ऐसा लगता है कि कोई हम चिड़ियाघर में आ गए, प्लेयर्स नज़र नहीं आ रहे, पूरा विजन क्लियर नहीं है। लाहौर स्टेडियम तो बहुत अच्छा बना दिया, कराची स्टेडियम तो अभी भी वैसा है। तो आप इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं? बिल्कुल, आई थिंक मेरी जितने भी लोगों से बातचीत होती है, जो लोग स्टेडियम में मैच देखते रहे हैं, या मैं खुद भी, हम पहले जब खेलने से पहले देखते थे, स्टेडियम का जो स्ट्रक्चर है ये 96 का बना हुआ है। 96 के वर्ल्ड कप से जिस तरह का आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये अभी आके चैंपियंस ट्रॉफी में चेंज हुआ है 96 के बाद, अब 2025 में। तो जितने भी व्यूअर्स जब देखते थे, मैं खुद ग्राउंड में भी आके देखता था, तो वाकई ये एक प्रॉब्लम होती थी कि जो विजन है वो इतना अच्छा नहीं नज़र आता जंगले का या किसी चीज़ का भी। अगर आप कंपेरेटिवली आप अगर लाहौर का और रावलपिंडी का स्टेडियम देखें, तो जो उन्होंने उसको बनाया है, इसको बिल्कुल अपलिफ्ट करके बनाया और उसकी छतें जो हैं वो बिल्कुल हटा दी हैं। और अभी जो पेशावर का भी स्टेडियम बना है वो भी देखिएगा, उन्होंने बड़ा अच्छा अपलिफ्ट करके बनाया। उसकी जो छत है वो बजाय सीधे के वो ऊपर की तरफ है। तो जो व्यूअर है उसको जब जितना ओपन व्यू नज़र आता है तो वो उसको उतना ज़्यादा मैच देखने में मज़ा आता है। तो आई थिंक मे बी वन ऑफ द रीजंस ये हो कि लोग इतने साल से पहले गए हैं, उनको वो व्यू जो है पहले अच्छा नहीं लगता होगा, और उन्होंने देखा कि जो चेंजेस हुई हैं उसमें भी ना हो। और दूसरी ये रीज़न भी हो सकती है कि कराची के अंदर लोग, आपको पता है, बिज़ी भी इतना होते हैं कि वो टीवी पे देखना प्रेफर ज़्यादा करते हैं। बट मैं उम्मीद यही करता हूँ कि लोगों को जाना चाहिए, क्योंकि हमने खेला है, फुल स्टेडियम के अंदर खेला है, जैम पैक स्टेडियम में खेला है कराची के। अच्छा, लाहौर में देखेंगे तो लाहौर में भर जाएगा। जी बिल्कुल, लाहौर के अवाम लाहौर ही निकल के आ रहा है भाई, मंड के देख रहा है। बिल्कुल। तो वो है। रावलपिंडी में भी, रावलपिंडी में इवन हमारा डोमेस्टिक का नेशनल T20 कप का मैच होता था तो स्टेडियम भर जाता था। फैसलाबाद, लाहौर, बताइए। कराची के अंदर भी ऐसा नहीं है नहीं हुआ। मुझे अच्छी तरह याद है हमारी नेशनल T20 की जो टीमें होती थी, आपने तो याद है, डॉल्फिन, ज़ेब्रा और ये जो हाँ, कराची डॉल्फिन, उसके फाइनल्स भी अगर आप पुराने उठा के देखें तो स्टेडियम खचाखच भरा रहा है। हमने खेला है डोमेस्टिक अभी टूर्नामेंट। स्टेडियम खचाखच खाली है जी, अभी आज भी हम देख रहे थे कि फुल नहीं है। आई होप PCB का जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है वो कराची के अंदर इसकी स्ट्रेटजी के ऊपर थोड़ा सा काम करे, कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है सेल आउट करने के लिए लोगों को अट्रैक्ट करे, उनको बुलाए, कोई इंसेंटिव दे। कोई कैच पकड़ने के ऊपर कोई इनाम है। बाहर मुल्कों में आपने देखा है कि आप कैच पकड़े तो गिव अवेज होते हैं। आप बाहर मुल्क में देखिए कैच पकड़े तो पता नहीं कहीं $1 मिलियन मिल रहा है या $1,00,000 मिल रहा है या क्या है। न्यूजीलैंड जैसे मुल्क के अंदर मैंने देखा है कि उनके मैच के अंदर कोई कैच पकड़ने पे भी पता नहीं कितने लाखों डॉलर इनाम मिलता है। 1 महीने का राशन फ्री देते कैच कुछ रमजान आ रहा है करीब, जो कैच पकड़ ले पूरे रमजान, ये वो राशन कुछ भी दे दे। तो आई थिंक ऐसे इंसेंटिव डालें जिससे लोग अट्रैक्ट हों। अगर आप देखिए, क्रिटिसाइज करना कोई मुश्किल काम नहीं है कि जी नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, लोग भाई लोगों को बुलाएं। यही तो काम है मार्केटिंग टीम का, बैठ के फ्री कर दें, कुछ भी करें, फ्री कर दें, ओपन टू ऑल कर दें। और मतलब आप इस टाइम पैसा इस चीज़ पे ना कमाएंगे टिकट से, इस टाइम दुनिया को एक मैसेज जाए कि पाकिस्तानी नेशन कैसे इतने बड़े जो इवेंट है उसको आवाम कैसे बाहर निकली है, ये मैसेज जाना ज़्यादा ज़रूरी है। और थोड़ा सा जो प्लेयर्स की परफॉर्मेंस और टीम की परफॉर्मेंस होती है ना, वो भी लोगों को बहुत लेट डाउन करती है। क्या जाना, अबे हार ही जाएंगे। एग्जैक्टली, ये एक थड़े की सोच है। ये कराची वालों की सोच है, थड़े वाली। बिल्कुल। आप कराची वाले जो है ना, वो कहता है यार मैं पैसे लगा के टिकट लेके जा रहा हूँ, कोई चैंपियनशिप नहीं जीत रहा है, मैच नहीं जीत रहा है, ये मतलब लोग की परसेप्शन पहले से ही जो है ना ये आती है, यार ये तो हार ही जाएंगे। तो वो माइंडसेट का भी आई थिंक आप कह सकते हैं थोड़ा बिल्कुल है, लेकिन ये माइंडसेट तो बहरहाल टीम की तरफ से ही आया है। वो लोग विनिंग मोमेंट में आए, देखता हूँ मैं कैसे कराची का स्टेडियम नहीं भरता भाईजान। कराची वाले जो है
बहुत टेक्निकल लोग हैं, बहुत समझ रहे हैं बात एक को? एक चीज को कैलकुलेट करते जब हैं। तक आज जीतेंगे नहीं, कराची भरेगा नहीं नहीं, स्टेडियम, ये तो तय बात है, सही कुछ बात भी है, कर बिल्कुल, लें आप। बिल्कुल। बहरहाल, अच्छा, पाकिस्तानी टीम की इस टाइम चैंपियंस ट्रॉफी की जो जर्सी है, जी जी, उस पे भी बहुत बातें हो रही हैं, बहुत लोग बोल रहे हैं कि यार ये बहुत फीका सा कलर है और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कोई हल्की क्वालिटी की जर्सी है। आपकी क्या इस पे राय है? जर्सी कैसी लगी पाकिस्तान देखिए जर्सी का जो कलर और जो उसकी जो डायनामिक्स डिज़ाइनिंग जो हुई है वो पिछले कुछ टूर्नामेंट्स की किटों से थोड़ी सी मिलती जुलती है। सिर्फ उन्होंने जो आप ये कह लें कि 99 की किट से? आप कह सकते हैं जो पैरेट ग्रीन, ये जो हाँ। पैरेट ग्रीन कलर है ना, 99 में था, 99 में भी था, उसके बाद भी एक आध दो टूर्नामेंट में ये कलर रहा है। मुझे अच्छी तरह याद है हमारा 2006 वाला जो चैंपियंस ट्रॉफी था, उसमें भी था। उसमें भी यही कलर था। हाँ। मुझे याद है उन दिनों में ये उसमें स्टार्ट हुआ हारते था। हैं इस कलर में, जी, ये भी जी। बात है। अब लेकिन ये है कि ये जो पैरेट ग्रीन जो कलर है, ये एक थोड़ा सा हमारी जो है ना, आई डोंट नो, जो किटों के जो डायनामिक्स बनाते हैं पीसीबी के अंदर, जो भी ये टीम है जो इसका डिसीजन लेती है, आई थिंक ये उनसे ज़रूर क्वेश्चन बनता है कि भाई आप किस तरह करते हैं। देखिए मैंने बाहर के मुल्कों में बड़ा देखा है कि उनके लोग क्या करते हैं, ऑफिशियल्स, वो लोगों को एक वो देते हैं, कॉन्टेस्ट देते हैं कि जी हमारा ये इवेंट आने वाला है, हर कोई जो है ना अपना अपना डिज़ाइन बना के जो है ना हमें भेजे, एक कॉन्टेस्ट देते हैं, उसमें बड़े लोगों के डिज़ाइन आते हैं और वो पब्लिक का ही जो बेस्ट डिज़ाइन पसंद किया हुआ होता है उसी की जो है ना वो शर्ट बना के उस टूर्नामेंट में पहनाते हैं और उसको इनाम भी देते हैं कि जी इन्होंने जो है बेहतरीन डिज़ाइन बना के दिया था। तो ये है बोर्ड और फैंस का इन्वॉल्वमेंट। जितना इन्वॉल्वमेंट रहेगा उतना ही लोग की ये जो नापसंदीदगी की बात की किट की, ये पसंदीदगी की तरफ आ जाएगी कि उन्हीं के ही फेवरेट डिजाइनों में से एक डिजाइन। होगा कैसे, पसंदीदगी में कैसे आएगी? मुझसे पूछा, बताएं, आप बताएं कैसे पसंदीदगी। चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाएगी, यकीन करें हमारे दिमागों में छप जाएगी ये किट। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ, हर वो देखिए हमारी जो वो है ना कि जो हम हर चीज को, अच्छी चीज को भी नॉट टू बैड बोल रहे हैं, उसके पीछे रीजन हार ही है। बिल्कुल सही बात है, हार रहा ना भाई, तेरी किट भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, भाग क्यों नहीं सही रहा, ये क्यों नहीं सही रहा, हर चीज पे क्रिटिसिज्म आवाम करती है। बिल्कुल। इसमें एक छोटी सी चीज जो मुझे लगी वो ये थी, आपने देखा है हमारा पाकिस्तान का स्टार है और उसके ऊपर एक छोटा सा स्टार बनता है, वो स्टार होता है जितनी दफा आपने वो टूर्नामेंट जीता होता है। तो वो जो स्टार का कलर होता है ना, वो हमेशा गोल्डन से बनाया जाता है कि ये आप चैंपियन है और ये गोल्डन स्टार है। इंडियन की किटों पे आप देख लें, इंडियंस की किटों पे देख लें, उनके 2 हैं, वो 2 गोल्डन है, और भी जिन्होंने जीता उनके गोल्डन है। हमारा, जब मेरा पहला लुक आया ना, मैंने बोला हमने जीती है, ये हमारा छोटा स्टार ग्रीन में क्यों है, इसको तो गोल्डन में होना चाहिए था। तो ये माइनर सी ऐसी चीज़ें हैं जो फैंस को, लोगों को और फॉर्मर क्रिकेटर्स को जो है ना वो करती हैं कि यार ये कौन बना रहा है, डिसीजन किसके हैं, डिज़ाइनर कौन है। इंडियन क्रिकेट टीम नहीं आई पाकिस्तान में, ठीक है, उनको जो भी प्रॉब्लम थी या जो भी है, बात ख़त्म, किस्सा मुख्तसर, नहीं आई। चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, इंटरनेशनल क्रिकेट सारी टीमें पाकिस्तान आई हुई हैं, इंडियन टीम दुबई में बैठी हुई देख रही है कब आने वाले हैं, ये कब आएंगे भाई, वो इंतज़ार कर रही है, करे। रोहित शर्मा का भी था आने का, पाकिस्तान की जो सेरेमनी थी वो अटेंड करनी थी, ओपनिंग सेरेमनी, तो रोहित शर्मा की भी एंड टाइम तक हम न्यूज़ चैनल्स पे सुन रहे थे आ रहे हैं, मुमकिन है आ रहे हैं, और वो नहीं आए। आप इस पे क्या कहेंगे? कम से कम उनको तो भेज देते, वो भी ये ना भेजने की वजह। देखिए उनका जो कॉन्सेप्ट है ना इस पाकिस्तान आने भेजने किसी भी डिसीजन का, वो बड़ा क्लियर वाजे हो गया है। उन्होंने नहीं आना, ना उन्होंने भेजने हैं। आप एक क्लियर कट उन्होंने स्टांस दे दिया है। मैं तो सरप्राइज़ होता हूँ लोगों पे, तबसरा करने वालों पे भी, कि भाई वो आपको क्लियर कट मैसेज दे रहे हैं, उन्होंने नहीं आना। आपने 10 उनको ईमेल कर दी, ये दुनिया ज़माने की चीज़, उन्होंने नहीं आना। अब आप ऑल्टरनेट बोलो, आपको ऑल्टरनेट क्या करना है? इस दफ़ा चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने जितने भी स्टैंड लिए हैं, आई थिंक उनको आपको हेड्स ऑफ क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने आउट ऑफ द वे जाके जो है ना उनको जवाब दिया है। हर चीज़ में उन्होंने जो है ना जवाब दिया है कि ठीक है ऐसे नहीं है, हम पहले ऐसे करते थे, अब हम ऐसे करेंगे। हर चीज़ में पाकिस्तान ने अपना एक स्टांस लिया है और मैं समझता हूँ कि उनके हर कदम को हमें सपोर्ट करना चाहिए। कि पहले ये नहीं होता था, पहले डिक्टेट करते करते हम बैकफुट पे चले गए। इस दफ़ा भी आप देख लें, एक हद तक वो हमें डिक्टेट करके बैकफुट पे ले गए। बट यहाँ पे आपको चेयरमैन को ये क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने एटलीस्ट जो भी डिसीजन छोटे मोटे लिए हैं वो पाकिस्तान के फेवर में गए। आना चाहिए था। पाकिस्तान की ओपनिंग सेरेमनी हर उस टूर्नामेंट की तरह एक खूबसूरत ओपनिंग सेरेमनी होनी चाहिए थी। सारी टीमें जिस ओपनिंग सेरेमनी में ग्राउंड में आई हुई होती हैं वैसे ही होनी चाहिए थी। अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका। तो अच्छा, ये भी एक मेरा ख्याल है र्यूमर था कि इंडियन फ्लैग नहीं लगा। इंडियन फ्लैग तो दिख रहा है मैचेस में। बिल्कुल दिख रहा है। क्या है ये, क्यों एक आवाज?
आई इकट्ठी थिंक के पीछे कुछ दिनों पहले मैंने भी देखा था कि नज़र नहीं आ रहा था कहीं, जिसकी वजह से वो रीजंस बनी हुई थी। अब नज़र नहीं आने की 10 वजूहत हो सकती हैं कि माइक्रोस्कोप से नज़र नहीं आ रहा था या वैसे ही लगाया ही नहीं था। हाँ। तो कोई जो भी ऐसा तो उसका नहीं है प्रेशर बना है जो वहाँ भी से? जो भी उसका स्टांस था, एटलीस्ट टूर्नामेंट के स्टार्टिंग वाले दिन यानी आज आपको अगर फ्लैग नज़र आ रहा है तो देखें ये पाकिस्तान की बढ़ाई है। ये पाकिस्तान को आपको देना चाहिए क्रेडिट कि हर उस चीज़ में पाकिस्तान ने हमेशा इंडियन नज़रिए को जो है वो पॉजिटिव रखा कि फ़्लैग हो या कोई भी चीज़ हो। हम तो ये भी सुन रहे थे कि जो पिछले साल में आपको याद हो कि इंडियन टीम ने पाकिस्तान का लोगो नहीं लगाया था। ये भी आवाज़ आ ये रही थी। हमारा लास्ट टूर्नामेंट में हुआ था, उनका लोगो नहीं लगा हुआ था, पाकिस्तान नहीं लिखा था उनकी किट में। तो इस दफ़ा भी एग्जैक्टली मैं तो समझ रहा था 90% ये होने जा रहा है। हाँ हाँ। लेकिन उन्होंने लास्ट मोमेंट पे जो है वो अलाउ कर दी, क्योंकि वो सेंटिमेंट्स में ना बहुत ज़्यादा हमसे एज लेते हैं हर चीज़ में, और जब हम एज लेने लगते हैं तो वो आपको दीवार से लगाते हैं। वो कहते हैं नहीं भाई आप मुँह भी आगे करें और हमसे थप्पड़ भी खाएं, लेकिन आप हमें हाथ नहीं उठाए हैं थप्पड़ खाने के लिए। तो ये पाकिस्तान के यहाँ ये ज़्यादती है। बड़ा छोटा यहाँ कोई भी नहीं है, दोनों की अपनी अपनी एक इज्जत, मकाम और वक़ार है दुनिया के नक्शे के ऊपर। अच्छा, 2006 में जब चैंपियंस ट्रॉफी हुआ इंडिया में, जी तो मैं वो गया था। कुछ मेमोरीज तो शेयर करें फैसल भाई, आप उस टूर्नामेंट की सबसे मेमोरी ये है कि हम वहाँ पहुँचे ही थे और मोहम्मद आसिफ और शुएब अख्तर का जो है ना वो डोप टेस्ट पॉजिटिव आ गया था। तो हमारा तो टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले ही जो है वो वैसे ही इतना कंट्रोवर्शियल हो गया था कि हम तो यही सोच रहे थे कि यार अभी तो बल्ले वाला वाकया भी वहीं का है? नहीं वो तो बाद का है, उसके बहुत बाद के अगले टूर्नामेंट का है, वो साउथ अफ्रीका में था। ये वहाँ पर ये डोपिंग इशू आ गया था कि डोप टेस्ट के अंदर जो है ये मसला आ गया। दोनों को जी निकाल जी दिया। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वो फिर टीम भी ऑब्वियसली जब आपकी मेन टीम के मेन प्लेयर अगर ये दोनों होते तो आप क्या कहते हैं? बिल्कुल पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छी थी और अच्छा परफॉर्म करती और बेहतर से बेहतर खेल सकती थी। अनफॉर्चुनेटली हम राउंड्स के ही मैच जो है कोई उसी में वाकया तो जरा कोई पर्सनल वाकया वाकया हमारे शेयर करें। देखिए 2006 वाला। इंडिया के टूर पे हमने बड़ा एंजॉय किया। हाँ। क्योंकि वो टूर्नामेंट था, हमारे 3 मैच थे, लेकिन हम वहाँ तकरीबन 28 से 30 दिन रुके थे और वहाँ हमें उनकी ओकेजन्स भी मिले, जैसे वो दिवाली और ये जो इनके जो इवेंट्स आते हैं वो हुई थी। हमें याद है कि हम लोग वो पटाखे वटाखे वाले जो जैसे वो चलाते हैं। अच्छा, दिवाली आपने खेली थी? जी हमने वहाँ पर दिवाली की वो रंग वंग भी होता है, वो रंग वाली नहीं, ये पटाखों वाले जो नहीं होते, जो फायर क्रैकर्स होते हैं। जी फायर क्रैकर्स, वो चाइना माचिस फाड़ दिया। एग्जैक्टली। तो वहाँ हमारी टीम के अंदर कुछ इंडियन ऑफिशियल्स थे जो हमारे साथ इन्वॉल्व थे। उन्होंने फिर हमारी टीम के लिए सेलिब्रेशंस का रखा था, रात में डिनर वगैरह रखा था कहीं पर, थोड़ा ये दिवाली की जो पटाखे वटाखे होते हैं वो भी थे। हम सारे प्लेयर्स जो हैं वहाँ पर मौजूद थे। हमने उनकी सेलिब्रेशंस में जो है वो उनके साथ वैसे ही इंजॉय किया जैसे वहाँ है। और मैचेस हमारे 3 थे, लेकिन हम रहे बहुत लंबा वहाँ, और हमने वहाँ शॉपिंगें बहुत की। हम गए वहाँ पर, हर जगह हम गए, हर जगह के मॉल्स में गए। लोगों ने हमें बड़ा वेलकम किया क्योंकि सिक्योरिटी हमारे साथ होती थी। कहाँ? दिल्ली में थे हम, जयपुर में थे हम, और वहाँ से मैं गया था अजमेर शरीफ। अच्छा। अजमेर शरीफ में भी गया था, वहाँ ख्वाजा गरीब नवाज़ की जो दरगाह है, मैं वहाँ गया था। हाज़िरी दी थी मैंने। स्पेशल परमिशन ली थी? जी बिल्कुल, स्पेशल परमिशन मिली थी और मैं अकेला ही गया था। आई पूरी टीम के लिए थी, लेकिन मैं अकेला गया था, कोई और नहीं गया था। तो मेरे साथ जो है वो 40 गार्ड्स मुझे अकेले को लेकर गए थे और मैं पूरे सारे इंडियन चैनल्स पे अकेला ही पूरा दिन 24 घंटे जो है वो चल रहा था, जिस तरह जो होता है वहाँ का सिलसिला। तो बहुत अच्छा हुआ। मेरी वालदा की बड़ी ख्वाहिश थी ख्वाजा अजमेर शरीफ जाने की, तो मैं वो नहीं जा सकी थी, तो उन्होंने मुझे बहुत पुश किया था कि तुम किसी भी तरह से जाओ, अगर इजाज़त नहीं भी मिलती तो चुपके से चले जाना रात में। तो आई वॉज़ वेरी मतलब मैं डिटर्मिन था। आई थिंक शायद मैंने ही सबसे ज़्यादा पुश किया था उस टूर पे कि किसी तरह इधर की इजाज़त ले लें। तो हमारे साथ एक कर्नल साहब होते थे जो हमारी टीम के लेजन ऑफिसर थे, उन्होंने जो है ना वो अरेंजमेंट किया था पूरी टीम के लिए। 1-2 दिन रह गए थे हमारे वहाँ, तो वो मेरे लिए बड़ा अच्छा एक यादगार लम्हा रहा है अजमेर शरीफ का। और उन दिनों में रमज़ान थे, हम रमज़ानों में वहाँ पर थे और रमज़ान के रोज़े भी हमने वहाँ खोले। मैंने वहाँ पर इफ्तारी भी की, सहरी भी की। तो बहुत अच्छा, मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पर। अनफॉर्चुनेटली मुझे मौका नहीं मिला प्लेइंग 11 में, लेकिन ये था कि एक इंडियन टूर के नज़रिए से बहुत अच्छी मेमोरीज थी। आखिरी मैच आपका, आखिरी मैच आपको पता था कि ये आखिरी मैच है मेरा? नहीं, मैंने उसके बाद कमबैक कर लिया था टीम में। 2010 में मैं अपना आखिरी मैच ऑस्ट्रेलिया में खेला था
और मुझे ये बोल के खिलाया था कि हाँ, ओपन 3 नंबर पे कोई अभी एडजस्ट नहीं हो रहा है, तो हम चांस लेके देखना चाहते हैं। उस वक्त की मैनेजमेंट जो थी हमारी, आकिब जावेद साहब उस वक्त कोच थे, रकीब साहब हमारे मैनेजर थे, इंतखाब आलम साहब कोच थे, और मोहम्मद यूसुफ कैप्टन थे उस टूर पे। तो मुझे ये बोल के उन्होंने कहा कि जी हम चाहते हैं कि 3 नंबर पे हम ट्राई करते हैं, अगर आप नहीं क्लिक करें तो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन तो हैं, तो हम आगे आपको अगली सीरीज़ में वापस मिडिल ऑर्डर में ले आएंगे। मैं थोड़ा सा हेजिटेट कर रहा था, मुझे पता था कि मैं पहले भी 3 नंबर के चक्करों में बहुत ऊपर नीचे फेंका गया हूँ, और एक आध 2 मैच अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मेरा जो है ना वो चैप्टर बिल्कुल ही क्लोज़ कर दिया जाएगा। बट अल्लाह करना अच्छा हुआ कि मुझे न्यूजीलैंड में जब उन्होंने खिलाया तो मैंने रन्स भी कर दिए, लेकिन फिर ऑस्ट्रेलिया ले जाके एक आध 2 इनिंग्स के बाद जो है वो फिर उन्होंने साइड पे किया और फिर मैं बाहर हो गया। फिर मैंने 2012 में जो कमबैक किया था, जिसका मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था, वो मैं 3 सीरीज़ में टीम के साथ गया और मिसबाह उल हक उस वक्त कैप्टन थे, और वहाँ तीनों सीरीज़ों में उन्होंने मुझे 12 मैन भी बैठा के रखा, और मेरे सामने दूसरे यंग और अपने से जो मुझसे बड़े भी थे 1-2 उनके डेब्यू भी करवा दिए, और मुझे बगैर खिलाए 2013-14 में जो है वो टीम और कॉन्ट्रैक्ट दोनों से बाहर कर दिया। वो मेरे लिए बहुत बड़ा शॉकिंग था कि यार आप ऐसा कैसे किसी के साथ कर सकते हो जो इतनी सेंचुरीज़ बना के भी आया हुआ है, और ये सब चल रहा है। तो वो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। मैंने कहा यार एक मैच खेल के बाहर करा दो, वो अलग बात है, आदमी को अफसोस नहीं होता है, चलो एक तो मिला था, लेकिन आपको बगैर खिलाए जब इतनी सेंचुरियाँ बना के फिटनेस लेवल इधर रख के, वो था। और उस पर मीडिया में भी और बहुत लोगों ने काफ़ी मेरा साथ दिया था कि मिसबाह ने आई थिंक वहाँ पर वो बहुत बड़ी ज़्यादती की थी, अपने एक बेस्ट फ्रेंड दोस्त जो था उसका डेब्यू करा के, जो बेचारा वो भी आउट हो गया दोनों इनिंगों में, और हम वो मैच भी हार गए थे। बताइए बताइए। अच्छा, ये जो बॉल होती है फैसल भाई, ये बॉल क्या वनडे वाइट बॉल और रेड बॉल डिफरेंस होती है? मतलब कलर के अलावा भी कोई थोड़ा सा इसकी जिसे कहते हैं बनावट में कोई फ़र्क होता है? फिर उसके बाद जो T20 की बॉल है वो डिफरेंट होती है, ऑरेंज कलर की भी बॉल है। फिर उसके बाद जो लीग्स में चलती हैं बॉलें, बैट्समैन धो रहे हैं, उठा उठा के फेंक रहे हैं, पटाक पटाक, वो बॉलें अलग है। ये बॉलों का ज़रा डिफरेंस बताएं मुझे कि क्या होती हैं ये बॉलें, उभरी हुई भी होती हैं, क्या होती हैं? देखिए, एक तो मैं आपके और व्यूअर्स को एक बड़ी क्लियर एक चीज़ बनाता हूँ। जो लीग्स होती है ना दुनिया में, जितनी भी PSL, IPL, SPL, BPL, जो टॉप प्रोफेशनल T20 लीग्स हैं, हर लीग में कुकाबूरा की बॉल यूज़ होती है। कुकाबूरा की एक इंटरनेशनल बॉल है, उसका एक स्टैंडर्ड है, वो हर जगह हर लीग में एक ही स्टैंडर्ड की बॉल होती है, कोई उसका सीम ऊपर नीचे कुछ नहीं होता। वो आप किसी भी प्लेयर के हाथ में देते हैं उसको पता होगा कुकाबूरा का बॉल है। लीग्स का तो मैटर क्लियर हो गया। अब आ गए इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर भी, टेस्ट क्रिकेट के अंदर, वनडे क्रिकेट के अंदर और T20 क्रिकेट के अंदर कुकाबूरा का बॉल ही यूज़ होता है। कुकाबूरा कंपनी है जी, कंपनी है, ऑस्ट्रेलियन कंपनी है, और आज से नहीं है, पिछले 30, 35, 40, 45 सालों से। अच्छा, पुरानी। इनका बॉल जो है 80s से लेके सबसे चलता हुआ आ रहा है। फिर इन्हीं के बीच में एक ड्यूक का बॉल होता था, वो इंग्लैंड में यूज़ होता था पहले। ड्यूक इंग्लैंड में यूज़ होता था, इंग्लैंड की कंपनी है। वो होती थी थोड़ी सी डिफरेंट बॉल, रेड कलर के अंदर, उसका सीम थोड़ा सा मोटा होता था, जो रेड बॉल और टेस्ट मैचेस में यूज़ होती थी। अब वर्ल्ड क्रिकेट ने जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता जब चेंज करना शुरू किया, तो दुनिया में ज़्यादातर मुल्कों ने कुकाबूरा को अपनी रेड बॉल यानी टेस्ट मैच और T20 और वनडे के अंदर कुकाबूरा को कंफर्म कर दिया कि जी हमारी यही बॉल एक चलेगी सारे उस टूर्नामेंट के अंदर, सीरीज़ के अंदर, वाइट और रेड में एक ही कंपनी की बॉल। इंडिया के अंदर सिर्फ क्या होता है कि वहाँ जो टेस्ट मैच होता है वहाँ पर वो अपनी लोकल बनी हुई बॉल को यूज़ करते हैं टेस्ट मैच में। वो आज SG उसका नाम है, बॉल SG कंपनी की है, और वो है उनका 30, 35, 40 मेरे ख्याल में शुरू से जब से उनकी ट्रेड हो रही है टेस्ट मैच की, वो वही कंपनी का वही बॉल यूज़ करते हैं इंडिया में होम सीरीज़ के अंदर टेस्ट मैच में। हमारे यहाँ पे जो है ना बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए कि हमें क्या करना चाहिए। हमारे यहाँ अपनी पाकिस्तान की बनी हुई कुछ बॉलें भी बनाई मोटी सीम की रेड बॉल के अंदर, बट एंड ऑफ द डे ये डिसाइड हुआ अब तक कि टेस्ट, वनडे और T20 में एक ही कंपनी कुकाबूरा का रेड और वाइट बॉल यूज़ होगा। तो हमारे यहाँ जिस कंपनी का बॉल यूज़ होता है अपने यहाँ क्रिकेट के अंदर, वो कुकाबूरा का ही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर यूज़ होता है, टेस्ट, वनडे, T20 और PSL के अंदर। और अल्लाह आपका भला करे, आपकी ज़ाती फेवरेट लीग? देखें, बहैसियत पाकिस्तानी तो ज़ाहिर है PSL तो आप बोलेंगे, लेकिन ज़ाती फेवरेट भी तो होती है ना यार, ये लीग है इसको देखूंगा मैं। PSL है, IPL है, BPL है और दूसरी भी है।
बिल्कुल मुझे बिग बैश है। बिग बैश बहुत पसंद थी हमेशा से। मैं बिग बैश को बड़ा फॉलो करता हूँ क्योंकि वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स जो है ना मुझे हमेशा से बहुत फैसिनेट करते हैं। ऑब्वियसली उसके बाद फिर आईपीएल आ जाती है बाहर की लीगों के दूसरे अंदर, नंबर पे वो है। दूसरे नंबर पे आईपीएल आती है। लेकिन अब क्या हो गया है, आईपीएल को ना उन्होंने बहुत लंबा कर दिया है, यानी ये 2-2 महीने का आईपीएल होने लगा है। पहले 1 महीने ड्रैग हो गया। ड्रैग हो गया, बहुत ज़्यादा ड्रैग हो गया। तो अब वो चार्म नहीं रहा जो पहले आईपीएल के अंदर, क्योंकि मैं पहले आईपीएल होता था तो प्राइवेट चैनल्स पे जो है ना उस पर तबसरे करता था 1 आध महीना 1.5 महीना पूरा रोज़। लेकिन अब जब से ये 2 महीने पे हो गया ना, तो अब वो मैचेस का मुझे पर्सनली तौर पे वो फ्लेयर नहीं नज़र आता और मज़ा भी नहीं आता आई थिंक। तो जितनी छोटी लीग होगी उसका ज़्यादा होगा। T10 लीग मेरी अपनी पर्सनल लेवल पे, मुझे T10 लीग बहुत पसंद है अबू धाबी में जो होती है। मैं खुद उसका पार्ट रहा हूँ एज ए हेड कोच और बैटिंग कोच। एक तो टेस्ट है, फिर 50 ओवर्स है, फिर T20 है। ये 3 फॉर्मेट कामयाब हुए हैं, इसके अलावा इतने कामयाब T10 भी कामयाब नहीं हुआ। नहीं, आई थिंक T10 कामयाब हुआ है। कैसे? और T10 इस तरह कामयाब हुआ है कि T10 को जो फॉर्मेट है ना, उसको जितना छोटा किया ना उतना क्रिकेट जो है ना वो तेज़ हुई है। बट अनफॉर्चुनेटली जो मुझे लग रहा था ना कि जैसे 50 ओवर और टेस्ट मैच के बाद T20 आई, मुझे ऐसा लग रहा था कि हमें लग रहा था सबको कि हर सीरीज़ जो होती है ना बायलैटरल सीरीज़ 2 मुल्क खेलते हैं, उसके अंदर मुझे लग रहा था एक टाइम पे एक T10 का भी मैच ऐड हो जाएगा, यानी टेस्ट, वनडे, T20 और एक 10 ओवर का मैच जिस स्पीड से। क्योंकि जो ओलंपिक्स हो रहा है, आपको पता है लॉस एंजलिस में भी ओलंपिक्स आने वाला है, जो उसमें क्रिकेट को ऐड किया है। और क्रिकेट को जो ऐड किया है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, आई थिंक वो शायद T10 का फॉर्मेट है जिसको आई थिंक वो उस ओलंपिक्स के अंदर जो है ना वो यूटिलाइज़ करेंगे। तो आपको आने वाले वक्तों में वो भी नज़र आएगा। और पॉडकास्ट के दौरान एक ज़रूरी ऐलान समाअत फरमाइए। सऊदी फाउंडिंग डे पे 20 से 25 के दरमियान अहमद अल मगरबी ने सेल लगा दी है, और सेल भी क्या लगा दी है, फ्लैट 25% डिस्काउंट। मतलब आप जाएं और सारी चीज़ें अपने पसंदीदा अतर, परफ्यूम्स पिक एंड चूज़ कर लें। बहुत अच्छा मौका है। और इसमें कुछ मेरे भी फेवरेट्स हैं प्रोडक्ट्स, जिसमें जुमार है, ऊद रोजेज़ है, बिन शेख है, मर्ज है, रौदा बाय अहमद है, लासानी है। ये सारे प्रोडक्ट्स आपको वहाँ मिलेंगे। इसके अलावा आपको जो जो समझ आ रहा है वो आप जाके अहमद अल मगरिबी में ले सकते हैं, मदीने शरीफ में। और तमाम ही प्रोडक्ट्स पर डिस्काउंट लग चुका है, और क्योंकि क्रिकेट का सीज़न चल रहा है और इनकी आउटलेट्स दुबई में भी हैं, तो आप जाके मेरे प्रोमो कोड को भी यूज़ कर सकते हैं। नादिर अली के रेफरेंस से आपको डिस्काउंट मिलेगा। दुबई में भी ले सकते हैं और सऊदीया में भी ले सकते हैं। ये तो हो गया था बहुत ज़रूरी। हमने इनकी दुकान से पैसे दे के बहुत सारी खरीदी है। आपने खरीदी है? अभी गए बाकी थे, मैं मेरी मिसेज हम गए थे तो इनकी तरफ से बहुत कुछ खरीद के लाए अभी उम्रे से माशाल्लाह वापसी। अच्छा, देखिए ये जेन्युइन एक फीडबैक आ गया है। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। हम गए थे शॉप के अंदर, तो हमारे यहाँ इसको बहुत पसंद करते हैं हमारे लेडीज़ और हम सब फैमिली में ना। इनकी मस्जिद नबवी में ओबराय के नीचे। जी बिल्कुल, ओबराय के नीचे दुकान है, लेफ्ट साइड पे लेडीज़ गेट के पास। लेडीज़ गेट के पास। बताइए भाई, वाह 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 वाह, कमाल है। तो अहमद अल मगरिबी की तरफ से एक बेहतरीन ऑफ़र अवेल करें। 20 से 25 फरवरी को इनकी 25% फ्लैट डिस्काउंट लग चुका है, और जैसे कि मैंने बताया तमाम ही प्रोडक्ट्स पर ये आप डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। और दुबई में भी आप कर सकते हैं, क्योंकि दुबई में भी ज़ाहिर क्रिकेट की वजह से एक बहुत बड़ा फुटफॉल जा रहा है, तो मेरे रेफरेंस से, नादिर अली के रेफरेंस से भी डिस्काउंट मिल सकता है। एक हमारा सेगमेंट है दिस एंड दैट, थिट एंड थैट, वो सेगमेंट है, वो बड़ा मज़े का है, वो मुझे बड़ा मज़ा आता है। वो मैं चाहता हूँ कि फैसल भाई आप कुछ बताएं। भाई बेस्ट बॉलर पूछूंगा, 2 में से एक सेलेक्ट करना है, बोलना नहीं है, बस सेलेक्ट करना है आपने। शोएब अख्तर या मोहम्मद शामी? शोएब अख्तर। शोएब अख्तर या बुमराह? शोएब अख्तर। शोएब अख्तर या कपिल देव? शोएब अख्तर। शोएब अख्तर या हरभजन सिंह? शोएब अख्तर। शोएब अख्तर या जहीर खान? शोएब अख्तर। शोएब अख्तर या मोहम्मद आमिर? शोएब अख्तर। शोएब अख्तर या शाहीन शाह अफरीदी? शोएब अख्तर। शोएब अख्तर या ईशांत शर्मा? शोएब अख्तर। शोएब अख्तर या पैट कमिंस? पैट कमिंस। पैट कमिंस या नसीम शाह? नसीम शाह। नसीम शाह या डेल स्टेन? डेल स्टेन। डेल स्टेन या जेम एंडरसन? जेम एंडरसन। जेम एंडरसन या शाकिब उल हसन? जेम एंडरसन। एंडरसन या राशिद खान? राशिद खान। राशिद खान या वसीम अकरम?
वसीम अकरम। क्या बात यार, वसीम अकरम पे आके सब खत्म हो जाते हैं, क्या बात है। बेस्ट कप्तान वसीम अकरम या विराट कोहली? वसीम अकरम। वसीम अकरम या रोहित शर्मा? वसीम अकरम। वसीम अकरम या गंगोली? वसीम अकरम। वसीम अकरम या वक्कार यूनुस? वसीम अकरम। कप्तान पे बात हो रही जी है। जी, मैं खेला हूं ना दोनों के इसलिए। वसीम अकरम या धोनी? वसीम अकरम। वसीम अकरम या शाहिद अफरीदी? वसीम अकरम। वसीम अकरम या इंजमामुल हक? वसीम अकरम। वसीम अकरम या बाबर आजम? वसीम अकरम। वसीम अकरम या सरफराज अहमद? वसीम अकरम। वसीम अकरम या मिसबाहुल हक? यार वसीम अकरम। भजान सारी सीरीज व्हाइट वॉश करा के दिए। वसीम अकरम या रिकी पॉन्टिंग? रिकी पॉन्टिंग। रिकी पॉन्टिंग या सचिन तेंदुलकर? रिकी पॉन्टिंग। रिकी पॉन्टिंग या एबी डिविलियर्स, ये भी कप्तान है। रिकी पॉन्टिंग। रिकी पॉन्टिंग या इमरान खान? इमरान खान। निकाल लिया मैंने। मुझे लग रहा था आप नाम लेते हुए बहुत कुछ सोच रहे थे। लेकिन हम क्रिकेट पे बात कर रहे हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हम क्रिकेट पे बात कर रहे हैं भाईजान। बेस्ट विकेट कीपर पे आ जाए, मोहम्मद रिजवान या धोनी? रिजवान। हैं? रिजवान। आर यू श्योर? जी जी, हमारा पाकिस्तानी है भाई, आप क्यों इतना घबरा रहे हैं? यार वाह यार। मोहम्मद रिजवान या सरफराज अहमद? सरफराज। सरफराज अहमद या मोइन खान? मोइन खान। मोइन खान या सलीम यूसुफ? मोइन खान। मोइन खान या वसीम बारी? मोइन खान। मोइन खान या गिलक्रिस्ट? गिलक्रिस्ट। गिलक्रिस्ट या कामरान अकमल? गिलक्रिस्ट। गिलक्रिस्ट या मार्क बाउचर? गिलक्रिस्ट। गिलक्रिस्ट या ब्रेंडन मैकलम? गिलक्रिस्ट। गिलक्रिस्ट या एलेक्स कैरी? गिलक्रिस्ट। गिलक्रिस्ट या जेमी स्मिथ? गिलक्रिस्ट। गिलक्रिस्ट या गिलक्रिस्ट? गिलक्रिस्ट। गिलक्रिस्ट के साथ आप लेते राशिद लतीफ। हाँ अच्छा, ये कर लेते हैं। तो ये इसी में ऐड कर देता हूँ आपको। हाँ राशिद गिलक्रिस्ट लतीफ। हैं? हाँ, गिलक्रिस्ट या राशिद लतीफ? राशिद लतीफ। हैं? राशिद लतीफ। पक्की बात है? बिल्कुल। बेस्ट अंपायर पे आ जाए, अलीम डार या डैरल हेयर? अलीम डार। अलीम डार या डैरल हार्पर? अलीम डार। अलीम डार या बिली बाउडन? बिली बाउडन। बिली बाउडन या डेविड शेफर्ड? बिली बाउडन। बिली बाउडन या डिकी बर्ड? डिकी बर्ड। डिकी बर्ड या स्टीव बकनर? स्टीव बकनर। स्टीव बकनर या साइमन टॉफिल? साइमन टोफल। साइमन टॉफिल या हार्लोड डेनिस? साइमन टोफल। साइमन टॉफिल या वनकूथ वेंकट राघवन। वैनकट, इंडियन थे। या स्टीव बकनर। स्टीव बकनर। स्टीव बकनर नहीं किया था आपने, आपने साइमन टॉफिल था। साइमन टोफल। साइमन टोफल या वेंकट राघवन आपने पूछा ना? हाँ। साइमन टोफल। साइमन टॉफिल या स्टीव बकनर? साइमन टोफल। साइमन टॉफिल जीत गया। साइमन टॉफिल। साइमन टोफल बहुत बड़े अंपायर रहे अपने इरा के। अच्छा, कोहली की इस टाइम आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन कोहली बड़े मैचों का बड़ा प्लेयर है। आपको क्या लग रहा है, ये चैंपियंस ट्रॉफी है, यकीनन उसका आखिरी आईसीसी का कोई बड़ा इवेंट है, शायद इसके बाद रिटायरमेंट ही ले ले वो। तो विराट कोहली के बारे में आपकी क्या राय है कि इस चैंपियंस ट्रॉफी में आप कहाँ देख रहे हैं, टॉप स्कोरर है या नहीं है? देखिए, मैं तो उसकी T20 की रिटायरमेंट पे भी बड़ा हैरान था, मेरी पर्सनल ओपिनियन है। आप देखिए किस तरह उन्होंने वर्ल्ड कप जिताया, क्या इनिंग खेली है फाइनल में, मतलब कैसे कोई उसके बाद छोड़ सकता है। ठीक है, आपके इफ्स एंड बट्स होते हैं करियर में, प्लस माइनस होते हैं, ऊंच नीच होती है, लेकिन जो प्लेयर का जो कैलिबर होता है ना, जिसे हम कहते हैं कि इतना पाए का प्लेयर है, उससे पता चलता है कि यार ये बंदे में है। तो मैं समझता हूँ कि उसको खेलनी चाहिए थी T20 क्रिकेट उसके बाद भी इंडिया से। आई डोंट नो, उनके प्लेयर इतने आ रहे होते हैं, शायद उनके यहाँ कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है जब हम दूसरे मुल्कों के साथ कंपेयर करते हैं, तो इस वजह से दिया। और आपने वनडे की बात की है, तो मैं तो समझता हूँ उसको वनडे नहीं छोड़नी चाहिए। जिस तरह सचिन तेंदुलकर ने 24 साल इंटरनेशनल क्रिकेट इंडिया के लिए खेली है, तो मेरे ख्याल में इनको भी, विराट कोहली को भी जो है ना, एटलीस्ट कम से कम 20-24 साल जो है ना, वो इंडिया के लिए इन सारे फॉर्मेट्स में क्रिकेट खेलनी चाहिए। अब जो छोड़ दिया तो छोड़ दिया, बट एटलीस्ट टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट के अंदर तो उनको ज़रूर खेलना चाहिए, जितना ज़्यादा वो खेल सकते हैं। तेंदुलकर ने 24 साल खेला है, तो विराट कोहली तो कितना टाइम हुआ है विराट को?
आई थिंक विराट कोहली ने लेट 2000 में अपने डेब्यू किया था 10,000 2010 में समथिंग, आई थिंक, मुझे एग्जैक्टली ये बार याद नहीं है, बट मैं ओवरऑल करियर में उनको खेलते हुए देख के, उनके स्टैट्स को देख के, उनके अचीवमेंट्स को देख के मैं समझता हूँ कि उनको भी 20-24 साल जो है ना वो खेलना चाहिए। अच्छा, ये बात सही फिटनेस है को कि देख के। अक्सर बड़े बड़े लेजेंड्स ये बोलते हैं कि सचिन तेंदुलकर ने मुश्किल बॉलिंग फेस की और विराट कोहली ने कंपैरेटिवली इतनी मुश्किल बॉलिंग फेस नहीं की। तो बड़ा नाम सचिन तेंदुलकर है एक उसमें, आप किस चीज़ पे क्या राय रखते हैं? मैं देखिए नादिर भाई, हमेशा एक बड़ी सुलझी हुई एक बात करता हूँ, आप किसी भी एरा के ग्रेड को किसी भी नेक्स्ट जनरेशन के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। वो क्यों? उसकी मेन रीज़न ये होती है कि हर प्लेयर ने अपने दौर में अपनी मुश्किल क्रिकेट खेली है और नेक्स्ट दौर उससे आसान आया है। एक सवाल है जी, एक बॉल मुझे आप यूं फेंक रहे हैं और मैं यूं छक्का मार रहा हूं, और एक बॉल आप प्रॉपर करा रहे हो, वो छक्का मार रहे हैं, दोनों छक्के बराबर कैसे? बराबर नहीं है। मैंने आपको क्या कहा, हर एरा की क्रिकेट, यानी एक एरा में जितनी मुश्किल थी उस पाए के प्लेयरों ने उस मुश्किल क्रिकेट में अपने आप को नेक्स्ट लेवल, यानी आप ये कह लें 80s के प्लेयर, 80s और 90s में जो मुश्किल क्रिकेट थी, यानी बॉल चेंज नहीं होता था, रिवर्स स्विंग था, तो उन लोगों ने मुश्किल क्रिकेट खेल के रन बनाया। उनके लेवल पे तो कोई पहुंच ही नहीं सकता ना हेलमेट थे, हेलमेट भी बाद में आ गए, तो मतलब एक नेक्स्ट लेवल प्लेयर थे। 80s 70s 80s अर्ली 90s के प्लेयरों को तो आपको वैसे ही एक एज देनी चाहिए कि जी उन्होंने ग्रेट प्लेयरों, ग्रेट बॉलर के खिलाफ रन बनाए, ग्रेट बैट्समैनों के खिलाफ विकेटें ली, और मुश्किल कंडीशन जहां न्यूट्रल अंपायरिंग नहीं थी उनके खिलाफ बॉलिंग और बैटिंग की, तो ये तो उनको एज जाता है। अब जहां प्लेयर के मवाजने की बात आती है ना, तो अगर आप किसी भी पुराने प्लेयर 80s या 90s वालों से पूछेंगे, अभी मैं कोई पुराने के सुन रहा था, तो उन्होंने कहा यार अगर हम इस दौर के अंदर खेल रहे होते तो हमारे तो रन आप वैसे ही डबल कर लें, इनफैक्ट ट्रिपल कर लें, इतने ईजी क्रिकेट होने के बाद। तो आप अपना माइंडसेट जो है वो फिर हर दौर के हिसाब से लेके चलते हैं। मतलब आप पुराने प्लेयरों से बात करें तो आई थिंक यहाँ पर आपको 80s 90s के जो प्लेयर्स हैं उनको हमेशा एज देनी पड़ती है। उन्होंने मुश्किल क्रिकेट, मुश्किल कंडीशन में मुश्किल बॉलिंग बैटिंग को जो है ना वो फेस किया है और उनको बॉलिंग कराई है। बिल्कुल बॉलिंग कराई है। जाते जाते आप क्या कहेंगे कि चैंपियन ट्रॉफी कौन जीत रहा है? देखिए मैं तो, आप मुझसे जब भी पूछेंगे ना, अगर पाकिस्तान बिलफर्ज नहीं जीता, बात है ना, खेल है, पाकिस्तान के बाद आपको कौन लगता है? देखिए अगर आप मुझसे टॉप 4 टीमें पूछे ना सेमीफाइनल में कौन कि टॉप 4 टीमें, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका, जी, ये टफ टीम न्यूजीलैंड है। साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड जो है ना, मतलब मैं इनको बिल्कुल माइनर एज दूंगा, दोनों बराबर की टीम है, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका। तो मेरे लिए जो है ना वो साउथ अफ्रीका ज़्यादा है। मेरा ससुराल भी है तो मैं उनको सपोर्ट करता हूँ। अच्छा, आपका ससुराल साउथ अफ्रीका जी से? जी जी। तो वहाँ से क्या, थोड़ा सा बताएं ना। अब मेरे मिसेस साउथ अफ्रीका से हैं। बॉर्न एंड रेज़ वहाँ की? जी जी जी, बट हमारे इंडियन ओरिजिन। इंडियन ओरिजिन है, इंडिया से पीछे से? जी जी, मेरी मदर इन लॉ इंडिया की है, मेरे फादर इन लॉ जो है वो पाकिस्तानी है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी जी, तो ये वो शादी, जी जी, ये भी एक मतलब आप समझ लें, जब भी साउथ अफ्रीका, और मैं अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट ही साउथ अफ्रीकन टूर्स पे रहा हूँ। तो मेरे लिए तो ये बड़ा होता है घर के अंदर फैमिलीज में, साउथ अफ्रीका तो मेरे लिए बड़ा होता था जब मैं खेलता भी था। इवन अभी भी जब भी कभी साउथ अफ्रीका खेलती है तो मेरे इन लॉज और हम सारे जो है ना वो यही बात कर रहे होते, कोई उनको वहाँ सपोर्ट हो रही होती है तो मुझसे अक्सर वहाँ पर पूछते थे कि भाई अब तुम्हें, मैं पूछता था कि भाई मैं खेल रहा हूँ, सुबह मैच है तो किसको सपोर्ट करेंगे? उन्होंने बोला करेंगे हम साउथ अफ्रीका को सपोर्ट, लेकिन जब तुम बैटिंग करने जाओगे ना तब हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। ओह वाह वाह वाह। और आप भी मोहब्बत में उनके 10 रन पे आउट होके आ जाते थे? बस क्या करें, मैं ख्याल है कि मैं कहता था कि यार जल्दी जाओ और जल्दी आओ, तुम लोग खुश हो जाओ भाई। वैसी बड़ी मुश्किल से एक इनिंग मिलनी है, अगली का मुझे कुछ नहीं पता। और सेंचुरियां भी बहुत झड़ी हैं। मजे की बात है 3 सीरीज में ना मैं साउथ अफ्रीका की खेला ही नहीं हूँ, बाहर ही बैठा रहा हूँ। मेरे रिश्तेदार मजाक उड़ाते थे मुझे कि मैं पानी की बोतल लेके जा रहा हूँ, घर पे जाता था तो रात में एक पानी की बोतल एंट्रेंस पे लेके खड़े होते थे कि ये लेके अंदर आ जाओ। अरे नहीं करे, ये होता था मजाक में, मतलब छेड़ते थे ना कजन सब। तो ये शादी कहाँ, स्टेडियम में ही मुलाकात हुई थी भाभी से? नहीं, ये हमारे बहुत पुराने फैमिली फ्रेंड्स हैं। जावेद मामू जब 92 में साउथ अफ्रीका गए थे, आपको याद होगा वो 92 का एक टूर है जहाँ उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त सेंचुरी बनाई थी एलन डोनाल्ड के अगेंस्ट। जी जी। तो वहाँ उनकी, हम मेरे फादर इन लॉ के साथ दोस्ती हुई थी और फिर देयर एंड देन ऑनवर्ड जो है हमारे बड़े अच्छे फैमिली टर्म्स रहे और आज माशाल्लाह जो फैमिली फ्रेंडशिप थी वो रिश्तेदारी। तो वो जो बच्चे माशाल्लाह से हमारे भतीजे भतीजी हैं,
तो वो क्या है? साउथ अफ्रीकन नेशनल्स हैं साउथ अफ्रीकन नेशनल जी, साउथ अफ्रीकन डुअल नेशनलिटी पासपोर्ट है या वही? नहीं, साउथ अफ्रीकन नेशनलिटी, साउथ अफ्रीकन पाकिस्तान के साथ ड्यूअल नहीं है। यहाँ पर सिर्फ वो पीओसी कार्ड पे रहते हैं, पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड पे, उनकी नेशनलिटी सिर्फ साउथ अफ्रीकन है। तो वो आते जाते रहते हैं। बेटा मेरा अभी माशाल्लाह यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में पढ़ने के लिए गया है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। कितना बड़ा है? 18 ईयर्स ओल्ड। वाओ, माशाल्लाह यार। देखें, बताइए। और अभी कम उम्री की शादी का ये होता ही है। ये मैं प्रोग्राम के थ्रू सबको बोल दूं ये मैं कि भी बहुत कायल हूं। जितनी कम उम्री में आपकी शादी हो जाएगी, उतना इंशाल्लाह। आपकी लाइफ मैं सिक्योर हो अपने बेटे जाएगी। का भी यही सोचा हुआ है। कम और उम्र मुझे में जो है ना वो बूढ़े हो गए, मेरे कैमरे के पीछे हंस रहे हैं बगैरतों की तरह। मुझे- बूढ़े हो गए, अल्लाह की कसम। औरतें नहीं मिल रही अब। मुझे तो मज़े की बात ये होगी वालदा की उम्र की औरतें मिल रही हैं कि इनके अब क्या करें, ये भी नुकसान। भाई आप जब लोग हमें देखते हैं, जब देखते हैं माशाल्लाह, तो वो यही बोलते हैं कि यार मैं आज 42-43 का हूँ, वाह। बेटा मेरा 18-19 साल का आज यूनिवर्सिटी में माशाल्लाह वहाँ है। तो ये अब इसके देखिए फायदे ना, भी- शादी कराएंगे आप, दादा नाना बन जाएंगे। कितनी जी जी, जल्दी इंशाल्लाह young। 2-3 साल के अंदर अगर वो he'll settled and he'll get married पढ़ाई के बाद इंशाल्लाह, तो कुछ मेरा सालों के मशवरा बाद है जल्दी शादी इंशाल्लाह करा दें। ये भी एक हमारे सुख यहाँ- देख के जाएं, 2-3 पौध देख के जाएं। हमारे यहाँ पूरी फैमिली में सबकी जल्दी शादियां हुई हैं। जावेद मामा भी 23-24 साल के थे जब उनकी शादी हुई है। वाह वाह वाह। मैं भी 23-24 साल का था, मेरी मेरी 25 शादी। में हो गई थी। तो ये मैं समझता हूँ कि आई थिंक हमारे कल्चर के अंदर ये बड़ा अच्छा होता है। हमारा और मुझे मजहब तो भी इसे प्रमोट करता है। इस्लाम, दीन इस्लाम में जी जी आपको पता है कि अगर आप अपनी औलाद की गैर ज़रूरी तरीके से शादी रोक के रखते हो और वो किसी गुनाह में ऐड हो जाता है, तो उसका भी वबाल आपके भी सर पे है। बिल्कुल सही कि बात वो है। जो ये गुनाह कर रहा है, उस पे आपने इसको वो रोक के रखा हुआ है बिल्कुल कि जो चीज़ आप नहीं दे रहे हो उसे। आप समझ रहे जी, हो? बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल। बात है। हमारे मामू जो थे ना, वो ज़्यादा मुझसे ज़्यादा वरिड थे। मतलब वो परेशान ज़्यादा थे कि यार ये यंग जवान बच्चा मेरा जा रहा है, कंधे पे मेरे नाम है, इसको जल्दी से जो है ना एक तरफ का करवा दो, कहीं ये ना हो यही खबरों में जो है ना हेडिंग बन बन के चल रहा हो। आ, तो वो भी एक समझ लें एडेड प्रेशर था कि भाई इसको जल्दी से तो वो आपने ये भी बताया कि भाभी इंडिया से भी हैं। जी, तो जी। कहीं ना कहीं तो इंडिया का भी जी, सपोर्ट होता होगा। सूरत से उनका ताल्लुक है। और वो हैं जो 100 इयर्स पहले जो इंडियंस साउथ अफ्रीका में माइग्रेट करके गए थे, आपको याद है? जैसे आशिम आमला और ये जितने भी जो इंडियंस हैं वहाँ पर, वो सारे उस एरा के लोग हैं वो लोग। सर कमाल हो गया, बेस्ट ऑफ लक। और मैं समझता हूँ आपकी बहुत गहरी नज़र है फैसल भाई क्रिकेट पे। और हम अक्सर बात करते हैं, फैसल भाई बहुत सारी चीज़ें मुझे व्हाट्सएप पे भी बताते हैं, देखो ये होगा ये होगा, और वो चीज़ आप यकीन करें हो जाती है। तो बड़ी डीप एनालिसिस है इनकी क्रिकेट के हवाले से। बेस्ट ऑफ लक इन फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे एक दफ़ा अपने पॉडकास्ट पे इनवाइट किया और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपके साथ क्रिकेट की बातें होती हैं और आप इतनी रिस्पेक्ट और इज़्ज़त भी देते हैं। और आई थिंक कोई भी प्लेयर जब अपनी क्रिकेट छोड़ जाता है या कोई भी फील्ड को छोड़ के दूसरी फील्ड में आता है, तो वो एंड में फिर यही रिस्पेक्ट जो है ना उसको ज़्यादा अच्छी महसूस होती है। थैंक यू वेरी मच। आपकी आप डिज़र्व करते हैं, आप हमारे हीरो हैं, लेजेंड हैं। आपने बहुत पाकिस्तान के लिए सर्व किया, बहुत बहुत शुक्रिया ऑन बिहाफ ऑफ एवरी पाकिस्तानी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और ख़वातीन हज़रात, इस पॉडकास्ट को यहीं इख्तिताम करेंगे। इस दुआ, इस यकीन, इस अपनेपन के साथ कि अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और फैसल इकबाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।